नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महामहिम केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो फंसते चले जा रहे हैं। क्या है कि उनको ये लगता है कि उनको वोट लोगों ने दे दिया है, सरकार में वो आ गए हैं, वो अपनी मर्जी से बिना संविधान के, बिना किसी कानून के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के और बिना किसी प्रकार के रूल्स रेगुलेशन को माने वो सरकार चलाएंगे। मानना भी उनका है कि वो जब राजा बन गए हैं तो राजा के अनुसार उनको राज्याधिकार मिलना चाहिए और राज्याधिकार के अनुसार जैसा चाहे वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और उस पर कोई सवाल ना खड़े करे, ऐसा उनका विचार रहता है। यही कारण है कि जिस समय वो दिल्ली के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और वो मिलने गए उस समय के राष्ट्रपति माननीय प्रणब दा के पास, प्रणब मुखर्जी जी ने उनको संविधान का एक मतलब संविधान की किताब दान में की, वो प्रेजेंट की थी और मेरे ख्याल से उनका विचार रहा होगा कि भैया इसको ज़रूर पढ़ लेना, आंदोलन से आए हो और आंदोलन से आने के बाद ये आंदोलनकारी काम मत करिए। अब सरकार में बैठने के बाद आपको सरकार चलानी होगी और सरकार का अपना एक तंत्र है, सरकार के पास अपनी एक व्यवस्था है और सरकार के पास अपना रूल्स रेगुलेशन कानून है, उसके अनुसार ही चलना होगा। अगर वैसे नहीं चलते हो तो फसंतड़ू होना निश्चित है और स्वाभाविक है। लेकिन केजरीवाल जी कभी लोकपाल विधानसभा से पास कर लेते हैं, कभी केंद्र को विधानसभा से पास करके डायरेक्शन दे देते हैं, कभी केंद्र के ऊपर विधानसभा से रेजोल्यूशन पास करके प्रश्न खड़ा कर देते हैं। कभी आपको याद होगा जब शुरू शुरू में उनकी सरकार बनी थी तो एसीबी का इस्तेमाल, जो जो उनकी एंटी करप्शन ब्यूरो थी, उसका इस्तेमाल वो केंद्र के अधिकारियों को पकड़ने में करने लगे, वो मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे करने लगे। उस समय फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक डायरेक्शन जारी किया था और कहा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी केंद्र की एजेंसी है, चूंकि दिल्ली पूर्ण राज्य है नहीं और पूर्ण राज्य ना होने की वजह से एसीबी केंद्र की एजेंसी है। अगर आपको कुछ कहना है तो एसीबी के पास मुकदमा दाखिल करिए, एसीबी इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आगे बढ़ेगा, लेकिन एसीबी का मिसयूज़ आप नहीं कर सकते। केजरीवाल जी उस बात को लेकर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और कोर्टों ने लगातार उनसे ये कहा कि भाई दिल्ली की सरकार एक लिमिटेड सरकार है, इसलिए आपको सरकार चलाते समय ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कौन सी एजेंसी का उपयोग, दुरुपयोग और प्रयोग कहाँ करना है। खैर, लेकिन धन तो चाहिए, उनके विशेष तो बहुत बड़े हैं। विशेष उनके इतने बड़े हैं कि वो पंजाब में सरकार बनने के बाद अभी उनको लग रहा है गुजरात में बना लेंगे, गोवा में बना लेंगे, हिमाचल में बना लेंगे और उत्तराखंड में सरकार बना लेंगे। हालांकि सबसे पहले उनका प्लान शुरू में उत्तर प्रदेश में था, इसलिए वो उत्तर प्रदेश से खुद भी उतर गए और कुमार विश्वास को उतारा था और प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने निकल पड़े लोग। यानी कि जो किया जा सकता था वो सब कुछ अपनी विशेष को पूरा करने के लिए करते हैं। हम बहुत बार ये कहते आए हैं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है, क्योंकि अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपनी विशेष को पूरा करने के लिए क्रिमिनल स्तर पर उतर आता है और किसी भी स्तर पर अपराध कर जाता है। उसको ये लगने लगता है, मतलब एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, साइकेटिक प्रॉब्लम इसको कहते हैं, उसको साइकेटिक प्रॉब्लम आ जाती है और साइकोलॉजिकली उसको ये लगने लगता है कि मुझे घसीटा जा रहा है, मुझे पीछे खींचा जा रहा है, मेरे साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, मुझे बढ़ने नहीं दिया जा रहा और मैं तो कर सकता हूँ। ये खुश फहमियाँ हो जाती हैं। हालांकि मेरा मानना एक बात में बिल्कुल स्वाभाविक है कि कोई भी लो प्रोफाइल नहीं होता और कोई भी किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता कि वो उसको उसको खींचा दबाया जा रहा है। देखिए, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में अगर आप उतरे हैं तो ये तो होना ही था, लेकिन विशेष लंबी होने की वजह से धन की आवश्यकता बहुत तेज़ी से पड़ती है और धन की आवश्यकता जब बहुत तेज़ी से पड़ती है तो धन कहाँ से आए इसके उपाय ढूंढने पड़ते हैं। और भाई पब्लिक तो धन देती नहीं है और पब्लिक धन देती है तो बहुत सोच समझ कर देती है, तो उसके उपाय या तो एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाले लोगों से पैसे ले लो, जैसे वो दुबई में कॉन्फ्रेंस करने गए, वो खाड़ी के देशों से पैसा उगाने गए, उनको तमाम तरह की रॉक फेलो ब्रदर्स या फिर फोर्ड फाउंडेशन सब ने पैसे दिए। उस समय उस पैसे से कार्यकर्ता तैयार हुए, दिल्ली का चुनाव लड़ा गया।
दिल्ली छोटा प्रदेश था, आधा अधूरा अधकचरा प्रदेश था, इसलिए चुनाव जीत भी गया। और दिल्ली की एक और ख़ास बात है कि दिल्ली में 90% लोग दिल्ली के वासी नहीं हैं, बाहर से रहने आते हैं। उनको दिल्ली के विकास की बहुत चिंता नहीं होती, उनको तो साल में उनके 20,000 बच रहे हैं इसकी चिंता रहती है। ये बाहर बाहर के प्रदेशों का, बाहर मतलब इस तरह के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का, अब दिल्ली तो एक सिटी है ना, लेकिन अभी वो प्रदेश बन गया। किसी भी प्रदेश में आप चले जाएंगे, अगर मुंबई में, तो मुंबई में भी ऐसा ही हाल है। आप चले जाएंगे कोलकाता में, तो वहाँ भी ऐसा ही हाल है। बेंगलुरु में, वहाँ भी ऐसे ही हाल हो सकता है। चेन्नई में भी ये हाल हो सकता है। कानपुर, लखनऊ में ये हाल हो सकता है। तो ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मोस्टली बाहर से लोग आकर रोजी रोजगार के चक्कर में यहाँ आते हैं, काम करते हैं और फिर अपने गांव वापस चले जाते हैं। ख़ासतौर से जो बहुत महंगे शहर होते हैं उनमें ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ऐसे प्रदेशों में वो पैसा बचाने आते हैं। अब ऐसा अगर पैसा कोई बांटने वाला व्यक्ति मिल जाए तो वो प्रेम हो जाता दोनों में। दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन जो वो एक्टिविटीज़ कर रहे थे उस पर तो अमित शाह जी FCRA कानून ले आए, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में केजरीवाल, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ देश में तो वो महामहिम केजरीवाल जी को हुआ। अब केजरीवाल जी बाहर से विदेशी पैसे के लिए तो बड़े परेशान हैं, तो अब अंदर रिसोर्स ढूंढने शुरू करने हैं जहाँ जहाँ उनकी सरकारें। अब दिल्ली में वो बैठे हुए हैं, तो दिल्ली में सरकार कहाँ कर सकती है? तो पहले तो फ्री बांटने का फॉर्मूला लेकर आए। तो दिल्ली में बहुत कम स्कोप है, बहुत कम स्कोप से मतलब स्कूलों में स्कोप हो सकता है, अस्पतालों में स्कोप हो सकता है। वहाँ फ्री बांटिए और फ्री के चक्कर में इतना फ्री कर दीजिए कि 100 करोड़ निकाल कर 50 करोड़ खर्च हो रहा हो तो बजट 100 करोड़ बढ़ा दीजिए तो 50 करोड़ का इंतज़ाम हो सकता है। ऐसा ही स्कूलों के मामले में भी, शराब के ठेकों में आबकारी नीति सामने आई। ट्रांसपोर्ट दिल्ली का, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां प्रोक्यूरमेंट होता है, यानी कि परचेज होता है, उस परचेज में जुगाड़ लग सकती है। तो अभी स्कूलों वाला मामले में इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है कि स्कूलों में जो फंड निकाला गया, जिस तरह से वो 30-40 लाख 50 लाख जो भी रेट बनाया गया कि भाई ये स्कूल में कमरे बनाए गए जिनको दिल्ली के लोगों ने क्लेम किया ये 5 से 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए में हो सकता था, उस पर 30-40 लाख रुपए फंड निकाला गया। आबकारी नीति के मामले में हम सबने देखा ही कि दिल्ली सरकार ने कैसे आबकारी नीति बनाई और उस आबकारी नीति के आधार पर ठेके दिए गए, छुट्टियां ख़त्म कर दी गई, ज़्यादा दुकानें खोली गई, कमीशन बढ़ा दिया गया, 12% कमीशन बढ़ाकर 12% कर दिया गया, एक्साइज बढ़ा दिया गया, या और जो इस तरह के कमीशंस बढ़ाकर उस कमीशन का 6% वापस आना। वो आपने जो किसी दुकानदार का वीडियो वायरल हुआ जिसका स्टिंग ऑपरेशन न्यूज़ चैनल्स ने किया, वो हमने सबने देखा ही होगा। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि बसेस, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में बसेस खरीदने का मामला, तो अब LG ने CBI इन्वेस्टिगेशन लिख दिया 1000 बसेस के प्रोक्योरमेंट के मामले में। जैसे आबकारी नीति में नई आबकारी पॉलिसी को कैंसिल किया गया था, पुरानी को लागू किया गया था अपने आप को बचाने के लिए, वैसे ही बसेस के प्रोक्योरमेंट में जब टेंडर हो गए तो टेंडर होने के बाद जो शिकायतें हुई गड़बड़ी की, उन शिकायतों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। सबसे पहले तो वो चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया, फिर LG को लिखा। LG ने वो चीफ सेक्रेटरी को फाइल फॉरवर्ड की। चीफ सेक्रेटरी और DTC की रिपोर्ट आई जिसमें चीफ सेक्रेटरी तो मुख्यमंत्री का सबसे खास व्यक्ति होता है, तो मुख्यमंत्री का अपना चीफ सेक्रेटरी, उसने दिल्ली की बसेस के परचेज के मामले में जो कमेटी बनी जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हेड कर रहा है, उस कमेटी में बहुत सारी चीज़ें घोटाले सामने आए। जैसे बसेस परचेज जो की जाएगी, अब आप समझते ही हैं कि हम सब गाड़ी खरीदते हैं तो उसका 1 साल 2 साल की कुछ वारंटी रहती है। उस वारंटी में मेंटेनेंस का खर्चा अलग से कंपनी को क्यों देना? लेकिन इस नीति में, इस प्रोक्योरमेंट में, इस परचेज में अलग से ठेका दिया गया, यानी कि बस परचेज करने के बाद उसके रख रखाव के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए अलग से पैसे निकाले गए। सैंक्शन जो लेने चाहिए वो सैंक्शंस नहीं हुए।
कमेटियाँ जिन लोगों की होनी चाहिए, कमेटी में वो खुद घुस गया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ऐसे बहुत कुछ घोटाले इसमें किए गए। लगभग 1000 करोड़, 850 करोड़, 859 या 60 करोड़ की बात आती है, 1000 बसों का टेंडर हुआ। उसमें कुछ टाटा की 300 बसें और 600-700 किसी दूसरी कंपनी की बसेस, ये परचेज किया गया। तो एलजी के पास आया तो एलजी ने डीटीसी को पहले भेजा, तो डीटीसी ने भी कहा कि भाई इनका जो हमारा रेगुलेशन है वो रेगुलेशन फॉलो नहीं हुआ। उधर चीफ सेक्रेटरी जो कि मुख्यमंत्री का खास व्यक्ति होता है, उसने भी अपनी रिपोर्ट यही लगा दी और उसने कहा कि भाई इसमें बहुत सारे इरेगुलेशंस हैं, ये टेंडर ठीक नहीं हुए हैं। जब ये रिपोर्ट आ गई और एलजी के पास पहुंच गई तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने वो प्रोक्यूरमेंट कैंसिल कर दिया। अब आप देखिए, सरकार ने प्रोक्यूरमेंट कैंसिल कर दिया। पहले घोटाला सामने आया तो सरकार ने कैंसिल कर दिया क्योंकि एलजी ने उस पर कार्रवाई करने की बात की। अब एलजी ने क्या किया कि जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई थी और जो डीटीसी की रिपोर्ट आई थी, उन रिपोर्टों को और जो कंप्लेंट आई थी और जो भी डॉक्यूमेंट थे, उन डॉक्यूमेंट रिपोर्ट्स को सीबीआई के हाथों में दे दिया और कहा कि सीबीआई इस पर इन्वेस्टिगेशन करे। सीबीआई ने उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी आबकारी नीति पर इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था, इस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो आगे बढ़ गए। अब केजरीवाल जी के मंत्री, खासतौर से आजकल मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं खूब, तो मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा एलजी होना चाहिए, कुछ होशियार एलजी होना चाहिए, कुछ समझदार एलजी होना चाहिए। ये तो सब मूर्खों की पार्टी है बीजेपी और ये सब मूर्ख बिठा देते हैं। एलजी ने कोई एक्शन तो नहीं लिया, एलजी ने कोई आपके ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं की। एलजी ने चीफ सेक्रेटरी, वो तो पढ़ा लिखा व्यक्ति था ना, चीफ सेक्रेटरी और जो डीटीसी की रिपोर्टों को कंपाइल करके सीबीआई को दे दिया, बोले इसमें ढूंढो इसमें क्या करप्शन है। सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन करने, तो ये इनका कहना है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए एलजी, क्योंकि जब हम टेंडर कैंसिल कर चुके हैं तो आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों बैठा दिया, हम तो प्रोक्यूरमेंट नया लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आबकारी नीति पुरानी वाली नई वाली कैंसिल कर दी और पुरानी वाली फिर भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो इसमें भी इनका कहना है कि आप फिर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ये तो गलत बात है। जब प्रोक्यूरमेंट कैंसिल हो गया तो फिर क्यों इन्वेस्टिगेशन करना, क्यों टेंडर के जो गुणधर्म देखना, क्यों उसमें गड़बड़ियां देखना, क्यों उसमें ये वो ब्ला 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 करना। तो केजरीवाल जी इस समय फंसते दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत बुरे फंस गए हैं स्कूल के घोटालों में। अभी तो मेडिकल घोटाला सामने आया नहीं है। मेरा मानना है कि मेडिकल में भी, जैसे मैंने कहा कि फंड बढ़ाए गए हैं, इन फंडों के बढ़ाने पर एक्स्ट्रा पैसा निकाला जा सकता है और उस पैसे को जो लोगों के इलाज में खर्च हो, उसके अतिरिक्त वाले पैसे को उसकी परचेज में, मेडिसिन की परचेज में, इक्विपमेंट की परचेज में, कंस्ट्रक्शन की परचेज में और कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों के रखने के लिए, ये सब कुछ हो सकता है और ये जो है इस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी केजरीवाल जी फंसते हुए सही से दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए उनका इस तरह से चिल्लाना स्वाभाविक है। लेकिन गजब की बात है, एक आदमी फंसता जा रहा है और वो स्वयं में किसी भी डिपार्टमेंट का हेड नहीं है, वो साइन भी नहीं करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।